कल हफ्ते की कमजोर शुरुआत के बाद दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से मिले जुले और हल्की कमजोरी के हैं संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में है सुस्ती, लेकिन सुस्त खुलने के बाद किस तरफ बाजार की रहेगी चाल, क्या होंगे अहम सपोर्ट लेवल और कहां होगी रुकावट, रहेगा फोकस आज इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट अनिल सर से जान लेते हैं कि आज आपको कहां मार्केट में नजर रखने की जरूरत है, किन अहम ट्रिगर्स पर। सर बताइए कौन से वो अहम ट्रिगर्स रहेंगे जहां हमें नजर रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए ट्रिगर्स सबसे ज्यादा तो अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं, जहां ऐसा लगा कि एक अच्छा मजबूत सेशन होगा, लेकिन आखिरी मिनटों में गिरते हुए नजर आए। डाउ फ्लैट बंद हुआ पूरे 1 पॉइंट ऊपर, लेकिन बाकी नैस्डैक और एस&पी में रही कमजोरी। नेल्को ने अच्छे नतीजे पेश किए, मार्जिन जरूर कम रहे, लेकिन हाँ टीवीएस मोटर्स के भी अच्छे रिजल्ट्स। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से आज है बड़ा बिजी डे, क्योंकि निफ्टी में एक ही स्टॉक है भारतीय एयरटेल, लेकिन वायदा कारोबार की 9 कंपनियां हैं जो आज अपने नतीजे पेश करने जा रही है। कल से एमपीसी की बैठक शुरू होने वाली थी, लेकिन चूंकि कल बैंक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था महाराष्ट्र में, इसलिए होने पे आज से 3 दिनों की बैठक अब शुरू होती दिख रही है। और 10 तारीख को आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, जिस पर रहेंगी हमारी नजरें। ओके सर, आपने ये तो हमें बता दिया कि कहां कौन कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जो आज मार्केट को दिशा देने का काम करेंगे, लेकिन सर ग्लोबल वॉलेटिलिटी, अब हम इसको नकार नहीं सकते, हम लगातार उस पर आपसे बात कर ही रहे हैं। तो जरा बताइए ये कितनी चिंता का सबब है या कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए। चिंता तो है ही है, और एक्चुअली आप देखिए इंडेक्स की क्लोजिंग कभी भी आपको वो संकेत नहीं देती जो बाजार में अंदर चल रहा है। कल भी आप अमेरिका में देखें तो आपको लगेगा ठीक है ना, डाउ 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। जब हम बंद हुए तो 60-70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, तो उसके मुकाबले में कुछ खास नहीं है। लेकिन आप देखिए आखिरी आधे घंटे में क्या हो। अगर ऐसे ही चार्ट हम नैस्डैक का या S&P 500 का दिखा पाएं तो आपको समझ में आएगा। नैस्डैक में तो और भी शार्प फॉल आता हुआ दिखा है। तो आखिरी 15 मिनट आधे घंटे में जो गेंस गंवाकर दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद होने की जो टेंडेंसी है अमेरिकी बाजारों की, वो कम या खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। वो चिंता की बात है। दूसरी बात है कि वहां पर भी वही हो रहा है और हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। महंगे पी मल्टीपल वाले जो स्टॉक्स हैं, जिनको 30, 35, 40 के पी मल्टीपल पर जो स्टॉक ट्रेड करते हैं, अचानक से बाजार को समझ में आने लगा कि ये महंगे हैं। और आप देखिए मेटावर्स की दूसरे दिन भी धुलाई होती हुई दिखी है, राइट। अब जब आपको लगता है कि नहीं, कमाई उतनी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, तो फिर किस तरह से स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में से निकाला जाता है, वो दुनिया भर में होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में भी, हमारे यहाँ भी। कई लोग सोच रहे हैं इस रिजल्ट्स सीजन के बाद कि आईटी शेयरों में इतनी पिटाई क्यों हुई, जबकि आईटी शेयरों के रिजल्ट तो सबसे मजबूत है। बिल्कुल ठीक बात है, साल दर साल आप ग्रोथ देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन वैल्यूएशंस पर, जिन लेवल्स पर वो ट्रेड कर रहे हैं, वो शायद काफ़ी महंगे। और महंगे बाजार में आपको अगर कुछ ना कुछ तो बेचना है, अगर बेचना है तो फिर आप क्या बेचेंगे, फिर यही बेचेंगे। तो ये अमेरिका का ट्रेंड है, टेंडेंसी है। और दूसरी बात जो अमेरिकी बाजारों से साफ दिख रही, जिसका कल हमने काफी विस्तार से डिस्कशन किया कि मैक्रो और माइक्रो के बीच की कश्मकश वो अभी भी चल रही है। रिजल्ट्स की और साथ ही इकोनॉमी के आंकड़ों के बीच में जो टकराव चल रहा है वो अभी भी जारी है। तो मेरा ये मानना है नेहा कि थोड़ा और समय हमें इसी तरह से बिताना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबल होने में समय लगेगा। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने 25 साल में मार्केट्स में ऑब्जर्व की है, मार्केट्स की टेंडेंसी है मीन पर आने की, मिडिल में आने की, एवरेज की तरफ आने की। और वो टेंडेंसी सेंटीमेंट के लिहाज से कैसी होती है, कुछ वक्त ऐसा होता है जब आप बहुत आराम से ट्रेड करते हैं छोटी सी रेंज में। निफ्टी को देखोगे 100-150 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निकाल देगा। डाउ में आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए बड़ी बात है। और ऐसे 5, 10, 15 ट्रेडिंग सेशन आप निकाल देते हैं, फिर आप उससे बोर हो जाते हैं, मतलब ये क्या है, मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ तूफानी करते हैं। फिर वोलेटाइल मार्केट हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, और फिर वो उछल कूद, और उसके बाद फिर थोड़ा ये होता है कि ना बहुत हो गया, अब थोड़ी शांति की जरूरत है। तो हम इस बड़ी उछल कूद के बाद, हो सकता है ये हफ्ता और उतार चढ़ाव देख लें। मुझे लगता है उसके बाद थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स और हमारे मार्केट रेंज बाउंड हो जाएंगे, टाइम वाइज करेक्शन देंगे, टाइम पास करेंगे, उतार चढ़ाव कम होगा, उसकी तैयारी होती दिख रही। क्योंकि जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है वो भी कहीं न कहीं जाकर रुकती है। तो आप हमेशा वॉलेटाइल नहीं रह सकते और हमेशा सुस्त नहीं रह सकते, बीच में आना पड़ता है। तो बीच में आने की प्रोसेस में मार्केट, मुझे लगता है शायद 2-3 दिन और ऐसा लगा ले, इस हफ्ते के बाद वैसा होना चाहिए। तो अमेरिकी बाजारों की उतार चढ़ाव और हमारी उतार चढ़ाव थोड़ी कम होने की उम्मीद आप 2-3 सेशन के बाद कर सकते हैं। चलिए सर, थोड़ा तो रिलीफ मिल रहा है आपकी बातें मतलब अगर ना गिरे तो भी वो रिलीफ ही एक तरह से सही बात है सर। एनी नो नेगेटिव इज एक्चुअली अ पॉजिटिव। लेकिन सर ये एफआईआईज क्या कर रहे हैं सर, मतलब ये महीना शुरू हुआ, इतना बेहतरीन महीना, और लग रहा था कि जब वो 22 करोड़ का हमने बिकवाली का फिगर देखा था
तो बहुत अच्छा लगा था कि फाइनली द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, लेकिन ऑलरेडी 5 ट्रेडिंग सेशन 5200 करोड़ की बिकवाली, क्या अभी भी सर टेंशन बरकरार है? पहले हमने इनके लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, वो खुद ही कर रहे हैं, अपने आप ही छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन बात वही है, कल मैं 11 बजे नीलकंठ मिश्रा साहब से भी बात कर रहा था, क्रेडिट स्विस के एमडी है और बड़ी गहरी पकड़ वो रखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, बड़ी दिग्गज एफआई है। उनका साफ कहना था और उससे मैं मानता भी हूँ कि ये बिकवाली सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही, सारे इमर्जिंग मार्केट्स में हो रही है। और ये पुराना ट्रेंड है, आज का नहीं। इतिहास यही कहता है कि जब भी मैक्रो फैक्टर्स या ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अमेरिकी बाजारों में आता है, सबसे पहले एफआईज इमर्जिंग मार्केट्स में बिकवाली करते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं यहाँ कि जितनी बिकवाली हुई है और जितने दूसरे मार्केट्स कमजोर हुए, हमारे तो अभी भी उससे कुछ खास नहीं है। हाँ। 18,600 वाले हम 17,000 पर हैं, यानी कि अभी तक ढंग का 10% का करेक्शन भी हमने नहीं देखा। करेक्ट। सो उस लिहाज से आप देखेंगे तो हमारे मार्केट बहुत बुरे नहीं है कंपेरेटिवली। खुद अमेरिका की बाजार 15% नैस्डैक पे 15-17% आप नीचे है, डाउ पे 10% से ज्यादा नीचे है। तो अमेरिका के मुकाबले में तो हम अभी भी उतने ज्यादा नहीं गिरे। उसकी वजह एक ही है कि हमारे यहाँ फ्लोज जो है वो लोकल इन्वेस्टर्स के अब भी ज्यादा है। कल के सेशन में एफआई ने 1157 करोड़ का बेचा, कोई सरप्राइज नहीं, कोई शॉक नहीं है, हमें पता है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि रन रेट कम की है। हाँ। 2,000 करोड़ प्लस 3,000 करोड़ प्लस बेचे थे, तो उस हिसाब से कम बेचे। हाँ। लेकिन कम बेचने में एक तो ये कि उन्होंने भले ही कैश में कम बेचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंडेक्स में 1,000 करोड़ बेचे, ठीक है, वो थोड़ी सी। स्टॉक फ्यूचर्स में हल्का ही सही थोड़ा खरीदारी का आंकड़ा है। तो एफआईज के आंकड़े अगर आप स्टॉक्स के लिहाज से देखेंगे तो उतने बुरे नहीं है। हाँ। बेच तो रही है लेकिन उतने बुरे नहीं है। इंडेक्स बेचा है तो नेट आप ये समझ लो 2,2100 करोड़ की बिकवाली एफआईज की है। लेकिन खराब क्या है कल के सेशन में, जो सरप्राइज और शॉकिंग है वो घरेलू फंड का। इन्होंने 1376 करोड़ की बिकवाली की, ये कहां से आ गई? मैं यही पूछने वाली थी आपसे। आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, हाँ, इनका नहीं सोच रहे थे हम कि भाई एसआईपी के पैसे आ ही रहे हैं, कैश रिच है ही, ऊपर में वो बेचकर भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा घरेलू फंड की बिकवाली परेशान करने वाली है। तो आज के सेशन में अगर एक सबसे बड़ा नेगेटिव कोई बाजार के लिए है तो वो ये दोनों आंकड़े कि अगर इस लेवल पर 17,000 के आसपास आने पर घरेलू फंड को खरीदना नहीं है और बेचना है तो ये चिंता की बात है। क्योंकि अगर दोनों ही बड़े तरह के इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं तो फिर रिटेल कब तक सामना करेगा? सही बात है। तो वो वाली चिंता। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है? हमें समझने को ये मिलता है कि अगर आपको दिन के दौरान उछाल मिलती है, थोड़ा अच्छे लेवल पर ऊपर आते हैं किसी भी वजह से, उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऊपर आएंगे तो क्यों आएंगे, वहां पर आपको अपनी पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचना चाहिए, निकलने के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ऊपर में हल्के भी होते रहे ताकि नीचे अगर आए बाजार तो आपके लिए जगह बनती रहे। तो ये आंकड़े, इन पूरे आंकड़ों में सबसे खराब ये, बस एक ही चीज अच्छी है नेहा कि जनरली घरेलू फंड एक आध दिन बेचकर रुक जाते हैं। लगातार वो एफआईज की तरह मूड बनाकर बेचे जाएंगे वैसा नहीं है। तो वो शायद हो सकता है कल का एक कोई एबनॉर्मल सिचुएशन रही हो या कोई ऐसे ब्लॉक्स हुए हो जो मुझे पता नहीं है, शायद एसबीआई में हुए हो या कुछ, तो उस वजह से आंकड़े आपको खराब दिख रहे हैं। बाकी ठीक है। ओके। और एफएनओ स्पेस सर, उसमें क्या दिख रहा है आपको? एक ही पॉजिटिव है आज के सेशन में, वो है एफएनओ के आंकड़े। कल सुबह जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था पुट कॉल रेशियो 0.9 था। मैंने कहा आज गैप से खुलेंगे, नीचे जाएंगे, पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास आएगा, वहां से हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, ओवरसोल्ड हो जाएंगे और एक रिकवरी मिलेगी। कल दोपहर 2 बजे जब हमने शो की शुरुआत की थी तब 17,125-150 की रेंज में निफ्टी था और तब हमने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि ये बेचने का नहीं, शॉर्ट काटने का लेवल है। एटलीस्ट अगर आपको लॉन्ग कम भी करनी तो आप इंतजार करें, इन भाव पर फेंक करने जाएं। और आप देखिए वहां से 100 पॉइंट कल निफ्टी बढ़ा है, आज फिर से थोड़ा बढ़ने के संकेत दे रहा है। तो आज के सेशन में एकमात्र पॉजिटिव नेहा जो है वो है पुट कॉल रेशियो 0.7 पर 100% ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड, एफआईज के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 35% के आसपास फिर से आई है, 37%, तो वो भी कम हुई है। तो मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक बनता है। अब वो बाउंस बैक सुबह सुबह ही आ जाए या एक बार फ्लैट खुल के हम नीचे गिरे, नीचे गिरकर वापस आए, वो कहना मुश्किल है, लेकिन आएगा पक्का। ठीक है। अब क्योंकि ओवरसोल्डर, अगर कल आपने हमारे बोलने पर दोपहर में 2:30 बजे भी या 2 बजे भी अगर आपने कुछ लॉन्ग बनाया है तो आज आपको एक बार मौका ऊपर में मिल सकता है निकलने का, उसका ध्यान रखें। तो ये आपके लिए पुट कॉल रेशियो 0.7 पर डेफिनेटली और एकमात्र पॉजिटिव आज के सेशन में यही है। यहीं पर मैं आपको वायदा कारोबार के डेटा भी बता दूं। इमीडिएटली जो सपोर्ट आपके लिए अब निफ्टी पर निकल कर आएगा वो है 17,000 का।
ठीक 17,000 के पुट पर 39 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और 17,300 के पार निकल कर आप टिकेंगे तो ही आप अपने आप को मजबूत मानिए, क्योंकि 17,300 के कॉल्स पर भी 33 लाख शेयर है जो हाईएस्ट है, 31 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो आप 17,300 325 के पार निकलेंगे ना तो ही मजबूती का पहला संकेत आपको मिलेगा वहां से। सो ये आपके लिए ब्रॉडली रेंज दिख रही है निफ्टी की डेटा के लिहाज से 17,000 17,300। और चलो 17,300 पार कर भी लिया तो 17,400 के आसपास तो पहुंचकर हम दम ही तोड़ देंगे, वहां पर और ज्यादा शॉर्ट है, 43 लाख शेयर 40 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो एफएनओ डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, कॉल राइटिंग तगड़ी हुई है। एक ही अच्छी चीज है कि हम ओवरसोल्ड है। दूसरे डेटा जो है आपके बैंक निफ्टी के वो भी बता देता हूं मैं आपको। बैंक निफ्टी में 38,000 जहां हम बंद हुए यही मेक और ब्रेक लेवल है। 38,000 के पुट पर 13 लाख शेयर है, अगर नीचे गए तो थोड़ा सा तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करने के मूड में आएंगे। ऊपर में 38,500 पर हल्की फुल्की रुकावट है, ज्यादा नहीं। तो ये आपके लिए ब्रॉडली एक बार की इनिशियल रेंज होगी। और नीचे 37,500 38,500 1000 पॉइंट की रेंज, 38,000 जहां बंद हुए बीचों बीच में, ये निर्णायक लेवल है। तो बैंक निफ्टी के डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर है। एक चीज क्लियर दिख रही है कि अब इस एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी के लिए 39,000 को पार करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। 30 लाख शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शंस में 39,000 पर बना है, तो 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखती भी नहीं है अगर हो भी जाए तो। आज के मंगलवार है, मंगल बुध गुरु में ऐसा लग रहा है अभी तक तो बैंक निफ्टी में। फिर अगर शॉर्ट कवरिंग हो जाए तो क्या कहना, बट अभी डेटा ये बता रहे हैं 39,000 पार करना अब बहुत मुश्किल है। तो सर इन दोनों ही इंडाइसेस में डे रेंज बिगर रेंज क्या रहेगी सर फिर? जो बड़े जोन हैं, हाँ। 17,000 17,125 इस रेंज को सपोर्ट के तौर पर मान के चले। बेसिकली 17,000 17,075 और कल 17,100 150 की हमने बात की, 17,119 पर लो बनाया, तो लगभग वो रेंज आपके लिए एक तरह से हो गई। ठीक है, इसके नीचे अगर गए तो हमने जो जनवरी के आखिर में हमने जो लोज देखे थे 16,836 16,864 के, उस रेंज में पहुंचेंगे। इसलिए मैंने 16,825 16,875 का अगला मजबूत खरीदारी का, ये इस रेंज में आने पर आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों करनी चाहिए। आएगा नहीं आज का आज, लगता नहीं, और आना भी नहीं चाहिए आज। कम से कम जिस तरह के संकेत हम 17,000 तो होल्ड करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, इसमें डाउट नहीं है। ऊपर की तरफ 17,275 17,350 इस रेंज में जाकर रुकेंगे, अटकेंगे, देखेंगे कि ताकत हमारे में कितनी है। अगर पार हुए, चांसेस कम है, तो 17,450 17,500 वहां पर थैंक यू वेरी मच सब दे देना है। जिस जिसका भाव आते जाए, इंतजार न करें, कम करते जाएं, खाली होते जाएं। बैंक निफ्टी 37,650 37,800 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर आपके लिए बैंक निफ्टी आज। इसके नीचे जाने पर 37,375 से 37,500 की रेंज स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा, ये ध्यान में रखिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,200 38,350 हल्की फुल्की रेंज है ऊपर के लिए, और उसके ऊपर 38,500 38,725 में आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली दोनों करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन कौन से अहम स्तर रहने वाले हैं सर। डे की रेंज, दिन की रेंज 17,100 17,275 निफ्टी के लिए छोटी रेंज है। 17,000 17,350 मीडियम रेंज है, ज्यादा संभावना है कि हम इसी रेंज से आज पूरा दिन निकाल लेंगे। बड़ी रेंज के तौर पर हैंडी रखिए, पढ़ लिख के रखने में कोई नुकसान नहीं है। 16,875 17,450 जो आ जाएगी नहीं, ठीक है, ना आए तो ही बेहतर है, कम से कम नीचे की तरफ है। बैंक निफ्टी 37,800 38,200 बहुत ही छोटी वाली रेंज दी है मैंने, और शुरुआत में हम इसी रेंज में शुरुआत करके देखेंगे कितनी ताकत है किस तरफ। उसके बाद 37,650 38,350 37,500 38,500, ये आज बहुत लेवल्स मैंने जानबूझ के छोटे निकाले। 37,500 के नीचे और खराब हो जाएंगे अच्छे खासे, और 38,500 के नीचे मजबूती के अच्छे संकेत आ जाएंगे। तो इसलिए वो 1000 पॉइंट की रेंज जो हम बात कर रहे थे 37,500 38,500 और बीचों बीच में 38,000 एग्जैक्टली रेंज में वही निकल कर आ रहे हैं। कुछ और डेटा, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन जो हम बात कर ही चुके हैं, 40% से घटकर 37%, ठीक है, कंफर्टेबल है। पीसीआर का भी जिक्र आपने किया, पीसीआर की हम बात कर ही चुके हैं कि लाइट कंफर्टेबल है और सोल्ड है। विक्स 8% थोड़ा बढ़कर आया है, तो नेचुरली जिस तरह का माहौल है वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत तो हैं ही। बिल्कुल, चलिए, तो अनिल जी ने आपको बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल बाइट साइज्ड रेंज जिस तरह का मार्केट है उसको देखते हुए आपको बताइए, तो प्लीज उसे आप जरूर फॉलो करके चलिएगा। सर, ये तो हमने रेंजेस की बात कर ली, अब जो मौजूदा लॉन्ग पोजीशंस है सर निफ्टी बैंक निफ्टी, क्या किया जाए? देखिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ आपको कितना लंबा स्टॉप लॉस लगाना है। जो एक छोटा ठीक ठाक सा रीजनेबल स्टॉप लॉस है वो 17,075 का है,
क्योंकि जब हम 16,800 16,900 की रेंज में पहुंचे ना, तब भी हमने एक भी दिन 17,100 के नीचे की क्लोजिंग दी नहीं। तो मुझे लगता है 17,100 के नीचे बंद होता है तो फिर निकल जाना चाहिए। और कल का लो आपका 17,119 है, उससे थोड़ा नीचे 17,075 का लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपको डीप लगाना है 17,000 का लगा लो। मेरे हिसाब से 17,075 बुकिश स्टॉप लॉस ठीक है, ये लगाना चाहिए लॉन्ग पोजीशन पे। बैंक निफ्टी इंट्राडे में कल के लो पर स्टॉप लॉस रखिए 37,800 पर, और 37,650 के नीचे बंद होते हैं हम आज, तो फिर आपको पोजिशनली आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन जो आपने थोड़े समय के लिए रखी है वहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैं तो अच्छी बात है, 17,350 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा है, बहुत दूर 17,575। जो बजट के दिन हम जहां बंद हुए थे, अब जब तक हम उसके ऊपर बंद नहीं होते तब तक ये सेल ऑन राइज है। ये चीज नोट करके रख लीजिए एकदम, ठीक है। 17,575 के ऊपर बंद होने पर ही तेजी बनेगी। जिस दिन बजट के दिन 1 फरवरी को 17,575 की क्लोजिंग थी, और बजट से ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को 17,339 की क्लोजिंग थी। ठीक है, देखो मैं तो बिना देखे बोल रहा हूँ, याद है मेरे को। आपको बिल्कुल याद है सर। तो न गूगल का इस्तेमाल न कागज का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 17,339 इसीलिए 17,350 डे स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, कि आप बजट के एक दिन पहले तक वहां आ जाएं तो फिर भी ठीक है। लेकिन अब अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है शॉर्ट काटने के लिए, तो 17,350 क्लोजिंग का रखें। ठीक है, इंट्राडे तो है ही है, लेकिन आपको रिस्क रखने की ताकत है तो 17,575 के ऊपर बंद होगा तो ही आपको शॉर्ट काटनी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। ये हो गया आपके स्टॉप लॉस शॉर्ट पे। और बैंक निफ्टी का एक ही बैंक स्टॉप लॉस निफ्टी। है 38,500। ठीक है, इंट्राडे भी क्लोजिंग। ओके चलिए, तो मौजूदा लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में क्या करना है ये तो अनिल जी ने आपको बता दिया। सर न्यू पोजीशंस, नई पोजीशन के लिए क्या करें? 16,850 16,900 आएगा नहीं। अगर आए तो वहाँ खरीदिए निफ्टी। अच्छा, हम चाहते भी नहीं आए, लेकिन फिर भी मुझे तो मेरा फर्ज है, लेवल सारे आपको देने पड़ते हैं। दिन में कुछ भी हो जाए, हर वक्त तो मैं होता नहीं शो पे, तो इसलिए एक बार दे के छोड़ देता हूँ सुबह 8 बजे, ताकि अगर गलती से उस वक्त आए तो कम से कम आपके पास में वो गाइडेंस है कि उस रेंज में क्या करना है। 16,850 16,900 खरीदारी की रेंज होगी। 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ 17,000 17,075 दो छोटे टारगेट, 100 150 मीडियम और 250 फाइनल टारगेट। थैंक यू। एग्रेसिव ट्रेडर्स स्टॉप लॉस रखें 17,075 का और खरीदें, ये ज्यादा ठीक है अगर खरीद नहीं है तो। 17,275 300 दो छोटे टारगेट, 350 मीडियम टारगेट, 400 और 450 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं शौक फरमाएं, शॉर्ट करें। 17,350 से 17,450 की रेंज बहुत ही बढ़िया है शॉर्ट करने के लिए, शानदार। अगर वहां पहुंचे तो अब बड़ा सवाल है कि 275 तक पे ही पहुंच के रुक जाएंगे या 350 तक पहुंचेंगे, उसका जवाब नहीं है। जो हिसाब से शॉर्ट्स हैं पहुंचने में पहुंच भी सकते हैं हम आगे, ठीक है। तो आप इंतजार करें, 275 से सोचना शुरू करें कि कितना जा रहा है, क्या जा रहा है। उस समय फर्ज करें कि भाई आपके फॉर एग्जाम्पल डाउ फ्यूचर्स 200 ऊपर हो गए, तो आपको थोड़ी 17,275 पे बेचना है, तब तो आप 17,350 का इंतजार करेंगे। ओवरसोल्ड है और ग्लोबल ठीक हो रहे हैं, लेकिन डाउ फ्यूचर 100 नीचे 17,275 आएगा तो वहीं पे सोच लीजिए। तो टुकड़ों में बेचना है। 17,350 17,475 450 ये रेंज है जहां पर आपको बेचना है। 525 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो बनेगा 17,300 17,250 दो छोटे टारगेट, 200 150 मीडियम और 17,100 का फाइनल टारगेट। ये आपके लिए बेचने की राय। ओके, तो ये तो निफ्टी में न्यू पोजीशंस हो गई। सर बैंक निफ्टी खरीदिए 37,500 37,750 की रेंज में यहाँ पर खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस 37,350 का बनेगा आपका। टारगेट जो होंगे वो 37,850 975 दो छोटे टारगेट, 38,050 और 38,200 मीडियम टारगेट, 38,350 का फाइनल टारगेट। इसके अलावा एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर बैंक निफ्टी खरीदा जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 350 पॉइंट दूर, 37,650 का। तो अगर आपको गैप से थोड़ा नीचे मिले, 37,750 800 की रेंज में मिल जाए तो वहां पे खरीद लीजिए 37,650 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर का जो टारगेट बनेगा 38,200 38,350 दो छोटे टारगेट, 38,500 575 मीडियम टारगेट, 38,725 और 38,850 वो टारगेट है जहां पर आपको पूरी की पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है और ऊपर से शॉर्ट भी। ओके, हाँ वहां पर, और इसीलिए शॉर्ट कॉल भी मैं दे देता हूँ। 38,500 से मूड बनाना शुरू करिए शॉर्ट करने का। 38,725 पे बेचिए, 575 पे बेचिए, 850 पे भी बेच सकते हैं तो जरूर बेचिए, लेकिन इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस 38,900 का दिया है। 38,900 का आपका स्टॉप लॉस है, आराम से ऊपर में शॉर्ट करें। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 38,350 38,200 दो छोटे टारगेट हैं, 38,050 और 37,850, 38,050 मीडियम टारगेट है और बड़े टारगेट 3 है जो 38,750 38,850 और 38,700 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में ऊपर में आपको बिकवाली भी करनी जरूर चाहिए। ओके,
तो नई पोजीशंस अगर आप बना रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीद की, शॉर्ट साइड की, तो वो पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, सर ने आपको समझा दिया। चलिए ब्रॉडर मार्केट्स में तो क्या कुछ करना है ये हमने अनिल जी से जान लिया, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा, कौन से नतीजे आने वाले हैं, कैसे डिकोड किया जाएगा, पूरी डिटेल लेकर हमारी रिसर्च टीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेरे साथ है देवांशी, वरुण, कुशल और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देवांशी, हम आपके साथ शुरुआत करेंगे, जरा बताइए क्या ट्रिगर्स हैं और किन नतीजों पर हमें नजर रखने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो नतीजों की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल निफ्टी में और साथ ही वायदा बाजार में आप देखिए कई सारी कंपनीज के नतीजे हैं, जिसमें बाटा, गोदरेज कंज्यूमर, ग्रैन्यूल्स, आईआरसीटीसी, आईजीएल, जीएसपीएल, महानगर गैस, एनएमडीसी पर फोकस रहेगा। कैश मार्केट की लंबी लिस्ट है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जैसे कि बीएससी है, एसटीडीएम हेल्थ केयर, एस्ट्राजेनेका फार्मा, इन सब पर आज आपको नजर रख के चलना है। ग्रीव्स कॉटन के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही बीएससी आज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी, जिसमें नतीजों के साथ बोनस शेयर्स इशू करने पर बोर्ड कोई फैसला लेगा। भारतीय एयरटेल आज पूंजी जुटाने पर भी फैसला आता हुआ दिखेगा, तो इन दोनों पर भी आपको फोकस करके चलना है। अब आईपीओस पे आते हैं। वेदांत फैशंस आईपीओ का आज आखिरी दिन है और आप देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नहीं दिख रहा है इस आईपीओ को। कुल जो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है पिछले 2 दिन में वो करीब 21% है, जिसमें क्यूआईबी करीब 11% सब्सक्राइब हुआ है और जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो 30% से ज्यादा आया है। अदानी विल्मर की आज लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इशू प्राइस 230 रुपीज़ प्रति शेयर पर था और जो सब्सक्राइब हुआ था वो करीब 17.5 गुना था। अच्छा सब्सक्रिप्शन था, तो आज देखना होगा कि लिस्टिंग किस तरह से होती है। इसके साथ ही कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके नतीजे थोड़े से कमज़ोर आए थे। जो कुल आय है वो इस बार कम हुई है, करीब 24% से मुनाफा 18% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स और साथ ही कामकाजी मुनाफे में गिरावट है। मार्जिन्स 35% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। पीबी फिनटेक, यहाँ पे भी आप देखिए कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कुल आय 73% बड़ी जरूर है, लेकिन जो घाटा है वो इस बार 298 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। जो एडजस्टेड एबिटा है वो भी घाटे में है, करीब 92 करोड़ के। तो ओवरऑल जो नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं वो बहुत ज्यादा शानदार नहीं है, कमजोर साइड पे हैं, तो इस पर आपको नजर रखनी होगी। ओके, वरुण भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में जुड़े हुए। वरुण, जरा बताइए और कौन कौन से नंबर्स पर नजर रखनी चाहिए, कैसा इंपैक्ट हम देख रहे हैं? डेफिनेटली तो कैश की काफ़ी सारी कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे घोषित किए हैं वहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। पहले तो एमी ऑर्गेनिक्स, मार्जिन्स वीक है। इनफैक्ट मार्जिन्स तो जितनी कंपनियां सभी ने वीक ही यहाँ पे पेश किए हैं। रेवेन्यूज 53% बढ़े हैं, मार्जिन 24% से गिर के 21%, मुनाफे में 36% के आसपास की बढ़ोतरी है। बोरोसिल लिमिटेड, यहाँ पे रेवेन्यूज अच्छे खासे बढ़े हैं 25% के आसपास, मुनाफे में भी 9% की बढ़त हुई है, लेकिन मार्जिन जो है उसमें करीब 2% के आसपास की गिरावट हुई है। कैस्ट्रॉल ऑपरेशनली ये भी वीक है, मार्जिन जो है 27.5% से गिर के सीधे 24.5% पे आए। मुनाफा इस कंपनी का फ्लैट रहा है, कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखने मिली है। हालांकि आय जो है उसमें करीब 16.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर के इंटरम फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया। याद रखिएगा ये कैलेंडर ईयर फॉलो करती है। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे रेवेन्यूज जरूर गिरे हैं 34% के आसपास, मुनाफे में भी 8% की गिरावट है, करीब 28 करोड़ के आसपास आया, लेकिन इस कंपनी के मार्जिन्स बढ़े हैं 29.5% से बढ़ के 40.4% के आसपास आए हैं। जेएम फाइनेंशियल्स, नतीजे अच्छे हैं, मुनाफे में 20% और आय में करीब 7.5% के आसपास का जंप है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, मिले जुले नतीजे, रेवेन्यूज बढ़े हैं 7%, मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है करीब आधे % के आसपास की, लेकिन मुनाफा जो है उसमें 7% की गिरावट हुई है। शिवम ऑटो, नतीजे यहाँ भी मिले जुले हैं, हालांकि यहाँ पे मार्जिन्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन रेवेन्यूज देखिए 26% गिरे हैं। कंपनी का मुनाफा 15% गिरा है, लेकिन मार्जिन जो है 13.5% से बढ़ के 24.5% के आसपास आए हैं। और इन्होंने राइट इशू का अलॉटमेंट किया है 18 रुपये प्रति शेयर के आसपास, जो एलिजिबल अलॉटीज है उनको। और एसएच केलकर, मिले जुले नतीजे यहाँ भी है, रेवेन्यू 5.5% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन गिरे हैं 17.5% से गिर के करीब 14.9%, मुनाफा करीब 9% गिरा है, 32.37 करोड़ के आसपास ये निकल के आया है। वेरी वेल। कुशल भी हमारे साथ हैं और कुशल के पास ना सिर्फ आज नतीजों वाली लिस्ट है बल्कि स्टॉक्स एंड न्यूज की भी कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट उनके पास है। तो कुशल, जरा बताइए कौन से नंबर्स का इंतजार है, ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट दिख रहा है?
देखिए, नंबर्स के लिहाज से कुछ और कैश स्पेस के स्टॉक्स हैं मेरे पास, जिसमें टेक्समैको इंफ्रा यहाँ पर 19% गिरकर आय करीबन 3.3 करोड़ पर आई है, और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा था 1.4 करोड़ का, इस बारी 4.2 करोड़ के घाटे में तब्दील हो गया है। टेक्समैको रेल नंबर्स यहाँ पर भी कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, मार्जिन 10.8% से गिरकर 7.7%। कंपनी का मुनाफा 19 करोड़ का था, इस बारी केवल 1.5 करोड़ का मुनाफा रह गया है। नोवेलिस हिंडाल्को की सब्सिडरी, यहाँ पर नंबर्स जो हैं काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। नेट इनकम करीबन 48% बढ़कर $262 मिलियन पर आई है, और नेट सेल्स में भी 33% का उछाल हमें देखने को मिला, और रजिस्टर्ड बेसिस पर जो एबिडा है वहाँ पर ऑलमोस्ट 1% का उछाल है, यानी कि एबिडा आप कह सकते हैं फ्लैट रहा है, बट ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। खबरें भी हैं कुछ मेरे पास, जिसमें सबसे पहले बोरोसिल लिमिटेड पर फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पर बोरोसिल टेक्नोलॉजीज के डिमर्जर को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। क्लास पैक लिमिटेड में ये बोरोसिल टेक्नोलॉजीज का जो कारोबार है वो ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा, और ये आगे चलकर एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगी। बोरोसिल लिमिटेड के हर 4 शेयर पर आपको क्लास पैक लिमिटेड के 3 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। बायोकॉन, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन की एक दवा है, उसको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। और अंत में एक फंड एक्शन है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पर, जहां पर अमांजा होल्डिंग ने ऑलमोस्ट 20 लाख शेयरों की बिकवाली की है 550 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। चलिए, तो अभी देवांशी, वरुण और कुशल ने ये तो बता दिया हमें कि कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा। अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो FII ब्रोकरेजेस की आज किन स्टॉक्स पर नजर है, कहां दर्ज की है उन्होंने FIR, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, जरा बताइए क्या कह रही है आज के FIR। गुड मॉर्निंग नया। देखिए, नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले TVS मोटर्स, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है। CLSA ने जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया और लक्ष्य भी बढ़ाया, 656 से बढ़ाकर 711 कर दिया है। 637 जो है कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि मार्जिन जो है बरकरार देखने को मिले डिस्पाइट कॉस्ट प्रेशर है। इसके बाद भी अगर आप देखिए तो ओवरऑल बीट है, अच्छे नतीजे हैं। मैक्वायरी भी देखिए तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, और इनसे ज़्यादा बुलिश है क्योंकि 810 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। UBS भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए, और नोमिरा ने भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। कमेंट्री सबकी देखें तो बढ़िया मान रहे, नतीजे जो है अच्छे आए। टाटा स्टील कल अच्छे नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला था, हालांकि बाजार की गिरावट के साथ स्टॉक में हल्का करेक्शन आ गया। आज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखते हैं तो CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य में मामूली कटौती की, 1820 से घटाकर 1750 कर दिया है। और ये मान रहे कि अगर थोड़ी सी स्ट्रेस साइकिल पूरे सेक्टर में शुरुआत होती है तो हो सकता है कि स्टॉक के अंदर 20% तक की डाउनसाइड देखने को मिले, लेकिन बेस केस में जो है 48% की जो अपसाइड है ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। JP मॉर्गन अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया और करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊंचा लक्ष्य दे रहा है, 1850 से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया है। और बैंक ऑफ अमेरिका भी अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर बुलिश है 1430 रुपए के लक्ष्य के लिए। हिंडाल्को, क्योंकि नोवेलिस के जो नतीजे आए हैं वो हल्के से कमजोर देखने को मिले, इसके बाद CLSA ने जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 620 के लक्ष्य के लिए, 523 जो है कल की क्लोजिंग है। हालांकि ये कह रहे हैं कि अर्निंग्स के लिहाज से, आगे की ग्रोथ स्टोरी के लिहाज से देखें तो मेटल पैक में हिंडाल्को सबसे ज्यादा वेल पोजिशनड है। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 605 के लक्ष्य के लिए, 523 जो है कल की क्लोजिंग है। PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 2800 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। मिंडा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जो है नोमिरा ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1045 रुपए से बढ़ाकर 1235 कर दिया है। 1112 जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि हाल ही की तेजी के बाद जो स्टॉक अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू के पास जो है ट्रेड कर रहा है। और अंत में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण कल यहाँ पर करीब 15% तक की तेजी देखी गई थी। आज नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 925 रुपए के लक्ष्य के लिए, 730 की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में देखें तो कंपनी बहुत बेहतर तरीके से वेल पोजिशनड है और अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टॉक पर ये खरीदारी की राय दे रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा दमदार रिपोर्ट्स आई हैं आज TVS मोटर्स पर। नतीजों के बाद बड़े अपग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील के नतीजों के बाद लगभग सबके टारगेट 1800 से 1900 रुपए की रेंज में, एक्सेप्ट एक ब्रोकरेज हाउस को छोड़कर, बाकी अभी भी सबके टारगेट्स ऊपर की तरफ हैं। मेरिल लिंच के टारगेट 1430 के, लेकिन वो भी करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर। आइए अब वक्त है हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का, पिक ऑफ द डे। अविनाश जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी।
गुड मॉर्निंग नेहा। इनफैक्ट जो आज मुझे पसंद है वो आईटी सेक्टर में इन्फोसिस है। इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का नंबर इन्होंने क्वार्टर 3 में रिकॉर्ड किया था और कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी थी, करीबन 25% की गाइडेंस इन्होंने दी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट्स में अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है और मार्केट अगर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है, तो इन्फोसिस एक स्टेबल काउंटर है। मुझे लग रहा है कि 1715 का रेट है, यहाँ पे ज़रूर एक बाइंग करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो करीबन 1950 का एक टारगेट पॉसिबल है। डेफिनिटली मार्केट्स एक्सपेक्ट करेगा कि जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में और थोड़े बड़े डील्स अनाउंस हो और लग तो रहा है कि आईटी स्पेंडिंग डेफिनिटली 2022 के लिए पिछले साल से काफ़ी सिग्निफिकेंटली अच्छी होगी। स्पेशली कोविड के बाद जो क्लाउड और डिजिटल स्पेस है, यहाँ पे इन्फोसिस ने बहुत प्रोग्रेस किया है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है ऑटो एंसिलरी स्पेस में वो गैब्रियल इंडिया है। इनफैक्ट तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, प्रॉफिट थोड़ा-सा फ्लैट है। लेकिन अगर हम 9 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो अनिल जी करीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो करीबन पिछले 9 महीने के करीबन 30 करोड़ था। प्लस जिस प्रकार के इनके कंपनी के जो कस्टमर्स है, बोथ आईसी इंजन एज वेल एज इलेक्ट्रिक के लिए, ओला के लिए ये सोल सप्लायर्स है। प्लस जिस प्रकार का इनका ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है कि आने वाले साल में होपफुली एक अच्छा ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। शेयर ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, 130 पे अभी मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जिनको डीप वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करना है और लंबी अवधि के लिए लेना है, करीबन 6 से 12 महीने में हमको लग रहा है ये करीबन 170-75 टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो ये दोनों शेयर्स डेफिनिटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। ऐसे बाजार में इनको जरूर खरीदना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। दिग्गजों में खरीदना है तो इन्फोसिस और मिड कैप शेयरों में खरीदना है तो गैब्रियल, जिसने कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं दमदार नतीजे, इन दो स्टॉक्स पर है भरोसा। अविनाशी गाय, सिमी जी गुड मॉर्निंग, आपको क्या पसंद है? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। खरीदने में मैं सजेस्ट करूंगी ओएनजीसी को। ओएनजीसी में मुझे लगता है कि एक नया 52 वीक हाई बनने वाला है। 169 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 175 178 ये दो टारगेट्स के लिए ओएनजीसी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 175 178 के टारगेट के लिए ओएनजीसी में करे खरीदारी, ये राय सिमी जी की तरफ से। और बढ़ते आगे, आइए वक्त है अब वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। नतीजों की लंबी लिस्ट और ज्यादातर नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन नतीजों के साथ जो कि रिजल्ट तो दमदार हैं लेकिन कंपनियां महंगी भी नहीं है, क्योंकि इस माहौल में सस्ते स्टॉक ढूंढना मुश्किल काम है। बताएं उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एंटायर टीम। एक सेक्टर सर जो धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, आई थिंक अराउंड 7-8 साल के बाद कर रहा है, वो है ऑटो सेक्टर। As I said, this is a very tough quarter, sir, because inflation, cost inflation हो रही है सबकी, चाहे वो रॉ मटेरियल हुआ, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हुआ, सबका हो रहा है। अगर उसके बावजूद भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज अच्छा काम कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूव कर रही है, तो आई थिंक उनको थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने मेरे ख्याल में कल ऑटोमोटिव एक्सेल का बात किया था, one of the company which we have recommended to our clients, और आज सर एक और कंपनी है गैब्रियल इंडिया, जिसमें हम लोग बहुत बुलिश रहे हैं। अगर आप उस कंपनी का देखें सर, अगेन मैं बोलूंगा, मैं क्वार्टर ज्यादा देखता हूँ नंबर्स को, और मैं देखता हूँ कि अगर वो मेंटेन भी हो रहे हैं ना सर, बिकॉज वाई एंड वाई तो आपको नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे, वाई एंड वाई तो बहुत ही अच्छे दिखेंगे, बट ये कंपनीज अभी आपको सर 10-12-14 टाइम पी पे, टीटीएम ईपीएस पे ट्रेड कर रही है। आगे जाके जब ऑपरेटिंग लेवल जाएगा, इनका सबका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर अभी 60% 70% के आसपास है। कोई नया कैपेक्स करना नहीं है, उसी कैपेक्स पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो आप देखेंगे कि अगर FY24 के नंबर्स देखें तो मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर ट्रेडिंग एट सिंगल डिजिट मल्टीपल। गैब्रियल की बात करो सर तो रेवेन्यू 13% ऊपर है, वाई एंड वाई 3% ऊपर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस मार्जिन 24% पे मेंटेन है, एबिटा मार्जिन 7% पे मेंटेन है सर। पैट 26 करोड़ था, वो 23 करोड़, वो मेंटेन्ड है, वो अच्छी बात है सर। तो अभी भी ये स्टॉक 14-15 टाइम पे टीटीएम पे ट्रेड कर रहा है सर। हमारे हिसाब से आगे जाके ये कंपनी आराम से 15 से 20% का डिलीवरी कर सकती है इन अर्निंग्स ग्रोथ। वेरी सॉलिड, वेरी सिंपल कंपनी, बैलेंस शीट इज वेरी वेरी गुड। दूसरा कंपनी सर MM फॉर्जिंग, आई थिंक दे वर वेरी वेरी सुपर एक्सीलेंट। बाकी ऑनेस्टली इसने गैब्रियल से भी अच्छा नंबर रिपोर्ट किया, बिकॉज अगर सेल्स देखें तो 9% ऊपर आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन इसके 57% है सर, एबिटा मार्जिन 20% है, जो इंप्रूव हुए क्वार्टर क्वार्टर, और वाई तो 15% थे। एबिटा इंप्रूव हुआ है, पैट इंप्रूव हुआ है सर। आप सोचिए इस कंपनी ने 1100 करोड़ का सेल्स का गाइडेंस दिया FY22 में और 1800 करोड़ का दिया FY24 में।
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वो कि जिस तरीके से ये नंबर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 टाइम्स पे 8.5 टाइम में ट्रेड करता है बाय 24, उस तरीके से, क्योंकि आज के करंट रन रेट से जो 300 करोड़ का ये सेल्स कर रहा है, मतलब कि 1100-1200 करोड़ का टीटीएम सेल्स कर रहा है, ये 1800 करोड़ का कंपनी ने गाइडेंस खुद ने दिया हुआ है। सो एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम एमएम फॉर्जिंग। एक छोटा कंपनी है सर, ज्यादा बात नहीं होता उस कंपनी का, बट दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, मतलब ये क्या करता है सर, ये टार जो होता है, कोल टार होता है ना, जो सड़कों में लगता है, वो ये बनाता है। दे आर नोन एज द बिटुमेन किंग ऑफ इंडिया। आई थिंक दे हैव डन एक्सीलेंटली वेल सिंस लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। 3-4 क्वार्टर से नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये क्वार्टर देखिए सर, आई थिंक मतलब 750 करोड़ का कंपनी है ये, बट इसने जो सेल्स इंप्रूव हुई है 380 करोड़ कंपेयर टू 200 करोड़ वाई और 158 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा 33 करोड़ वर्सेस 13 करोड़ था सर क्वार्टर क्वार्टर, और 20 करोड़ था वाई। प्रॉफिट 20 करोड़ पे आ गया है। तो इसका इस साल का हमारा एस्टिमेट है सर कि 80 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट करना चाहिए इस साल, और अगले साल 115 से 120 करोड़, क्योंकि आपको ये कंपनी 6-7 टाइम की पी पे मिल रही है सर आज की टाइम पे। सो एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम दिस स्मॉल इंफ्रा कंपनी, रोड कंस्ट्रक्शन एरिया में ही। तो ये 3 कंपनियां ऐसी जहां पर नतीजे दमदार हैं और वैल्यूएशन सस्ते हैं। नतीजे अच्छे होने के बावजूद अगर महंगे वैल्यूएशन वाली कंपनियां तो वहां पर रखनी है आपको सावधानी। बताएं वरिंदर, उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? सर एक टीवीएस मोटर है सर, मतलब टू बी ऑनेस्ट नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, बट ये हमेशा से एक्सपेंसिव रहा है कि अगर मैं कभी भी गलती से इसको कंपेयर करता हूँ हीरो के साथ या बजाज ऑटो के साथ, तो मुझे लगेगा कि यार इतना महंगा क्यों है टू व्हीलर में। बट दिस हैज ऑलवेज बीन द केस विद टीवीएस मोटर। और इस बार अगर नंबर्स देखें सर, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि दिस इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एबिटा प्रॉफिट जो इन्होंने क्वार्टर में किया है, इन स्पाइट ऑफ दिस सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस हुए या कमोडिटी कॉस्ट ऊपर हुआ, इनके मार्जिन इंप्रूव हुए सर। 10% का क्वार्टर मार्जिन है जो 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स के लिए मेंटेन हुआ है। तो नंबर्स किसी तरीके से देखो सर, बाकी सेल्स एक सबसे जरूरी एलिमेंट है। अगर 5,500 करोड़ एक्सपेक्टेड था इसका सेल्स आएगा, उसके सामने 5,700 करोड़ सेल्स आया, तो टॉप डाउन बीट है इस कंपनी में। एबिटा एज आफ्टर ऑल दिस कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑल्सो एबिटा मेंटेन्ड है, 10% पे आया, विच इज वेरी वेरी गुड। 2 क्वार्टर से ये बीट कर रहा है, और आज की टाइम पे ये 22-23 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक। अगर ऑटो पैक में देखें तो आपको महंगा दिखेगा, अदरवाइज उतना महंगा स्टॉक नहीं है, तो मैंने इसको उस कैटेगरी में डाला है। बट टीवीएस मोटर से कभी झगड़ा नहीं करते सर, चलेगा सर स्टॉक ये। रैल्फ लॉरेन जो है, जो पहले मेरे ख्याल में जेएलआर के चीफ थे, दे आर आल्सो जॉइनिंग, ही इज जॉइनिंग एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। एक और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ओके, तो ये आपके लिए वो रिजल्ट्स हैं जहां पर वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। उम्मीद के मुताबिक नतीजे कौन सी कंपनियों के? सर पूरा स्टील पैक जो है ना, मतलब सबको पता था कि हम, क्योंकि भाव कम हो रहे हैं, नंबर्स ठीक ठीक आएंगे, वीक भी आ सकते हैं, तो ये बिकॉज कमोडिटी सेक्टर में सबको प्राइसेस का पता होता है। तो ये टाटा स्टील का नंबर इस तरीके से आया। आज जो रिपोर्टेड नंबर्स है जिंदल स्टेनलेस के सर, मतलब ऑनेस्टली मुझे लगा कि मैं इसको तकड़े रिजल्ट्स में डाल देता हूं, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने क्या किया सर, जो इसका एबिटा पर टन है ना, जो सबसे जरूरी नंबर है ट्रैक करने के लिए, एबिटा पर टन इसका ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास आया है। कंपनी का गाइडेंस था कि मैं 24,000 से 25,000 करूंगा। दे हैव सीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लास्ट 1-2 years, जिस तरीके से इनका एबिटा पर टन आ रहा है। माई ओनली फेयर इज दैट वेदर दिस एबिटा पर टन इज अ पीक और नॉट। अगर ये पीक है तो आगे जाके क्या होगा, तो ये धीरे धीरे अपना चलता रहेगा। बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हो चुका है सर, सीडीआर से बाहर आया था, डेट कम हो रहा है, इस बार भी हुआ है डेट कम। नंबर्स आप वाई ऑन वाई देखेंगे तो एबिटा आपको 66% ऊपर दिखेगा, एबिटा पर टन 68% ऊपर दिखेगा, ब्लेंडेड रियलाइजेशन आपको 57% ऊपर दिखेगी। इसमें एक ही चीज ट्रैक करना सर कि वेदर दिस एबिटा पर टन जो 30,000 जो इस बार आया है वो पीक है कि वो सस्टेन होगा कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से वो नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इनलाइन में डाला है। अभी भी सस्ता स्टॉक है सर, कोई महंगा स्टॉक नहीं है ये। और नैल्को सर अगेन मतलब एक्सपेक्टेड वाज कि नैल्को का सेल्स जो है वो ज्यादा अच्छा आया सर, 3500 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 3750 70 करोड़ के आसपास आया। बट आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स। तो मार्जिन उसके उस तरीके से नहीं आया। मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि इसके 35% के आसपास आएंगे, जो 31-31.5% आए। तो इसलिए मैंने इसको इनलाइन रिजल्ट्स में डाला है नैल्को को। क्यों इनलाइन में डाला? बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है सर, इसमें बहुत डाइवेस्टमेंट ये वो उसकी बात चल रही है। तो नंबर्स सेल्स पे अच्छे थे, मार्जिन पे हल्के थे थोड़े से नैल्को में। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद वरिंदर। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात और ढेर सारे रिजल्ट्स कल भी रहने वाले हैं। आज रिजल्ट्स के लिए आज से बड़ा ही बिजी दिन। आइए, बिजी दिन हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी है, ढेर सारे कॉल्स देने के लिए हो तैयार। अब जुड़ चुके हैं किरण जी और कुणाल जी भी। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग।
देखिए, ये जो स्टॉक है, ये डिस्क्लेमर पहले कि हमने आज ही सवेरे ये बाय करने के लिए कहा है हमारे इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को। अबन ऑफशोर स्टॉक का नाम है, 5550 का क्लोज है। मुझे लगता है 52 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, अच्छा खासा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन और उसका ब्रेकआउट कल देखने को मिलेगा। आज के लिए 60 के आसपास के टारगेट्स पर इवेंचुअली 65-70 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अबन ऑफशोर को बाय करने की सलाह होगी। ओके, अबान ऑफशोर यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। बढ़ते हुए कच्चे तेल के दामों में यहां पर तेजी करने की राय। कुणाल जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपको कहूंगा कि नोट बचाने के लिए नोटा दबाएं, लेकिन अनिल जी एक चार्ट है जो कि काफी मजबूत दिखता है चार्ट्स पर, और ये स्टॉक है अनिल जी हिंद कॉपर, जिसके अगर आप चार्ट्स देखें तो कल भी कमजोर बाजार में इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है अनिल जी इसमें कुछ तेजी बनने की पूरी संभावना दिख रही है। 137 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 141 के आसपास बंद हुआ था, 137 का स्टॉप लॉस रखें। 152 रुपए का टारगेट होगा, तो हिंद कॉपर में खरीदारी कराएं। ओके, हिंदुस्तान कॉपर है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से है आपके लिए। ओके, आइए अब बढ़ते आगे। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है। नोवेलीज, इसके नतीजे आए दमदार। अविनाश जी, राय आपको देनी है हिंडाल्को पर। वैसे तो मेटल्स थोड़े मजबूत नजर आ रहे हैं नतीजों के दम पर। बताएं सर, हिंडाल्को में कुछ और तेजी बन सकती है? हाँ, इनफैक्ट अनिल जी देखिए, नोवेलिस के नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद से काफी अच्छे आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात, नोवेलिस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम करता है, और मुझे लग रहा है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट कंसोलिडेटेड बेसिस पे हिंडाल्को को डेफिनेटली मदद मिलेगी। होपफुली हमको लग रहा है कि ये तेजी और ये वॉल्यूम और प्राइस का मोमेंटम जो है प्राइसेस में, अगर नोवेलिस कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली हिंडाल्को को इवन चौथे क्वार्टर में इस तरह का ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल एल्यूमिनियम मार्केट अभी भी काफी स्ट्रांग है, प्राइसेस अभी भी गिरे नहीं है, और मानना है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस फर्म रहेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि कमोडिटी स्पेस में कंपेयर टू जो फेरस मेटल्स है वहां पे जैसे टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू, हमको लग रहा है कि हिंडाल्को में डेफिनेटली ज्यादा कंफर्ट है। तो इसको डेफिनेटली अगले 6-8 महीने के लिए अगर कोई होल्ड करे तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ी सी कंसर्न्स है, एल्यूमिनियम के रॉ मटेरियल प्राइसेस पे इनपुट प्राइसेस भी बढ़े हैं, लेकिन जिस प्रकार की इनकी मार्केट शेयर है मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली इसको पास थ्रू करेंगे। तो डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है उन्हीं को करना चाहिए जिनको 6-8 महीने का व्यू लेके काम कर। ओके, 6 से 8 महीने का अगर आपका व्यू है तो फिर हिंडाल्को में करें खरीदारी, शॉर्ट टर्म में नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये है वो स्टॉक जो आज नतीजे भी पेश करेगा और नतीजों के साथ बोनस देने की भी तैयारी है। 2135 पर बंद हुआ है। कुणाल जी, चार्ट्स आपको देखने हैं और राय आपको देनी है। बताएं, क्या खरीदा जाए? अनिल जी देखिए, राय तो आप बहुत पहले दे चुके हैं अनिल जी, और वही राय दोहराऊंगा अनिल जी। चार्ट बहुत जबरदस्त है, एक कंसोलिडेशन का समय चल रहा है स्टॉक में काफी बड़े अपट्रेंड के बाद, और मुझे लगता है अनिल जी कि जैसे ही ये स्टॉक 2250 2250 के लेवल्स को पार करेगा, इसमें आपको फिर से तेजी की एक नई खेप देखने को मिलेगी। तो मैं स्टॉक को लेकर बहुत बुलिश हूं। गिरावट में भी बाय कर सकते हैं। 2250 का ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, और मुझे लगता है अनिल जी 2700-2800 के लेवल्स आपको आने वाले समय में BSE में देखने को मिलेंगे, तो हर डिप में बाय करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए BSE पर खरीदारी करने की राय। अभी भी कभी भी गिरावट मिले खरीदते रहे। तैयार है हमारे साथ अब सुमित जी अपनी आज की पिक बताने के लिए। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या पसंद है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि मेटल सेक्टर के अंदर मजबूती है। मेटल सेक्टर को पोजीशंस होल्ड करनी है, तो मेरे को जो स्टॉक समझ में आ रहा है मेटल्स के अंदर वो है नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। ये स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया ही है, स्टॉक के अंदर बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ से भी और ऊपर का मूव दिखा सकता है। नेल्को के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। यहाँ से ऊपर में मेरे को लग रहा है 124 रुपए से लेके 128 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में नेल्को में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और नीचे में 115 के नीचे का सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। 124 128 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे नेल्को के अंदर। ओके, तो नेल्को में है खरीदारी करने की राय। इस वक्त हम यहाँ पर तेजी करके चले। नतीजे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद। नतीजे मार्जिन को छोड़कर हर एक फ्रंट पर दिख रहे हैं मजबूत, और ज़्यादातर कंपनियों ने, ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट मेंटेन किए या थोड़े बहुत बढ़ाए। एक और मेटल स्टॉक्स पर राय ली जाए सिमी जी से। जिंदाल स्टेनलेस,
नतीजे अच्छे दिख रहे हैं सिमी जी। 58% रेवेन्यू बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा 68% बढ़ा है, मुनाफा 170 करोड़ से 442 करोड़, तगड़ी उछाल आई है। चार्ट्स मजबूत है, खरीदेंगे आप? लगता है अनिल जी चार्ट्स तो काफी मजबूत है और मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी खरीद कर जाना चाहिए। एक थोड़ा सा स्टॉप लॉस में 210 के नीचे लगाने के लिए कहूंगी। 210 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये स्टॉक 240 250 के आसपास जाके सेटल करेगा, पर मार्केट थोड़ा सा वीक है, इसलिए अगर करेक्शन आता है तो 210 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 210 के नीचे स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। स्टॉक जाके 200 से 190 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो 240 250 का टारगेट के लिए 210 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए रहेगा। किरण जी, बायोकॉन के चार्ट्स देखिए और बताइए जरा। एक इनके दवा को यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है। 399 पर बायोकॉन, बताएं क्या करेंगे? अनिल जी, शानदार चार्ट पैटर्न है। इसने एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है और जो ब्रेकआउट मिला है वो 380 के आसपास के लेवल्स के ऊपर जब ये निकला तब ब्रेकआउट मिला था। अभी जो नेक्स्ट बड़ा वाला ब्रेकआउट है वो कल के हाईज अगर क्रॉस करता है तो आएगा, क्योंकि हमने अगर अप्रैल महीने से देखा तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहलाएगा और एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न में देखने को भी मिलेगा। तो मेरा मानना है कि कल का जो हाई है लगभग 404 405, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक पोजिशनली मुझे लगता है कि 440 460 की तैयारी हो रही है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी काफी अच्छा रहेगा। 405 के ऊपर बाय करे, 400 के नीचे या 398 के आसपास के स्टॉप लॉसेस और 440 460 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, पर ये पोजिशनली व्यू होना चाहिए। अविनाश जी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर राय दीजिए। 10 फरवरी को बोर्ड बैठक है, इस बोर्ड बैठक में इक्विटी या बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाएंगे। हाल ही में नीलांचल इस्पात का एक्विजिशन किया था इन्होंने एमएमटीसी से और सरकार से, जो सरकारी कंपनी है, हो सकता है शायद उसके लिए पैसे जुटा रहे हों। 735 रुपये के आसपास है, खरीदना बनता है या इंतजार करें? इनफैक्ट अनिल जी देखिए, जिस प्रकार का बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अनाउंसमेंट हुई है, लॉन्ग प्रोडक्ट्स डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी हद तक यूज होते हैं, तो इनके लिए मुझे लग रहा है डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात है इनपुट प्राइसेस वो कैसे मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। और दूसरी जो खबर आई है जो कंफर्म नहीं है, वो वे ये भी है कि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो टाटा स्टील के हैं, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में टाटा स्टील लॉन्ग और टाटा स्टील का मर्जर हो सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का वैल्यूएशन होता है, किस प्रकार का स्वैप रेशियो आता है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस डेफिनेटली कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे। अभी भी स्टील की साइकिल काफी स्ट्रांग है और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग आने वाले साल में इंडिया में आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरह से बढ़ेगी। ओवरऑल हमको डेफिनेटली ऑब्वियसली थोड़ा सा ग्लोबल मेटल प्राइसेस पे वॉच रखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली करंट प्राइस से मुझे नहीं लग रहा है कोई भारी गिरावट आने की संभावना है। ओके सिमी जी, स्ट्राइड्स फार्मा स्टार के चार्ट्स देखिए। 10 फरवरी को इनकी भी नतीजों के साथ साथ इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, यानी कि रिजल्ट तो देंगे लेकिन कुछ ना कुछ इक्विटी के जरिए और पैसा जुटाने का इरादा रखते हैं। अब से लेकर 10 फरवरी तक खरीदे या छोड़ दें? जी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि चार्ट में बेहद वीकनेस है और एकदम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों पैरामीटर से स्टॉक डाउन ट्रेंड ही मेंटेन कर रहा है। तो खरीद कर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ट्रेड लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर उछाल मिलता है तो मुझे लगता है कि 400 410 420 कोई भी रेंज मिलते ही एक बार के लिए शॉर्ट टर्म जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस है अगर है तो एग्जिट करना ही बेहतर होगा। ओके 410 420 तक के टारगेट के लिए ऊपर आए तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या पोजीशन हल्की करनी चाहिए। टीवीएस मोटर्स, सुमित जी इसके चार्ट देखिए, दमदार रिजल्ट है हर एक पैमाने पर और सारे ब्रोकरेजेस ने लगभग अपग्रेड किए, टारगेट्स अपने बढ़ाए हैं, दमदार अपग्रेड्स आए हैं। भागेगा स्टॉक? भी अनिल जी जल्दी ऊपर का मूव दिखाएगा। 630-35 ये बाइंग लेवल है, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करे। स्टॉक के अंदर जैसे ही ऊपर में 650 660 का लेवल टूटेगा तो ये स्टॉक 700 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में दिखाएगा। 700 का टारगेट शॉर्ट टर्म का है, पोजिशनल टारगेट लॉन्ग टर्म का और भी ऊपर का बनेगा, तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, अभी ये अच्छी रफ्तार पकड़ने वाले हैं। मोटर्स के लिए बता दूं आपको कि आय, कामकाजी मुनाफा और मुनाफा तीनों ही के लिहाज से अगर आप देखें तो अब तक की इनकी सबसे बेहतरीन तिमाही रही है। जी हाँ, लाइफ टाइम बेस्ट अब तक की, वो भी तब जबकि इनके वॉल्यूम्स में जो गाड़ियां बेचते हैं उनमें 11% की कमी आई, वहां पर लाइफ टाइम हाई नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट में,
कामकाजी मुनाफे में ज़बरदस्त बढ़त आई। तो ये तो गजब ही हो गया। टीवीएस मोटर्स बड़ा तगड़ा एक्शन में दिखा रहा है। टीवीएस मोटर्स के बाद इस रिजल्ट्स को देखते हुए कुछ और खरीदने का इरादा रखते हैं अविनाश जी? कोई टू व्हीलर या फिर टू व्हीलर का पार्ट सप्लाई करने वाली कोई ऑटो एंसिलरी कंपनी? बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी देखिए, मैं समझता हूं कि टीवीएस मोटर्स और अगर हम सारा टू व्हीलर पैक देखें तो मुझे लग रहा है कि हमारी पसंद टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो है। हमको लग रहा है बजाज ऑटो में तो ट्रिगर पॉइंट ये है कि अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में उतारने वाले हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ आने की अपेक्षा है। दूसरी बात, ऑटो एंसेलरीज की बात करें तो लुमैक्स ऑटोटेक एक ऐसी कंपनी है जिसका करीबन 50% रेवेन्यू टू व्हीलर सेगमेंट से आता है। ये टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो ऐसे कंपनीज को सप्लाई करती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है। डेफिनेटली नियर टर्म में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, जिस प्रकार का आउटलुक ये कंपनीज टू व्हीलर कंपनीज देंगे, उसका रब ऑफ इफेक्ट इवन लुमैक्स ऑटो पे आना चाहिए। तो ये कंपनीज पे नजर रखिए। मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर पेस में अगर अच्छा ग्रोथ आने वाले साल में आता है तो लुमैक्स ऑटोटेक को जरूर फायदा होगा। इनकी पोजीशन डेफिनेटली अच्छी है क्योंकि 50% टू व्हीलर से आता है, 50% पैसेंजर कार सेगमेंट से आता है, तो उनका बिजनेस मॉडल भी काफी वेल बैलेंस्ड है। तो ये सारी कंपनीज पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब्रेंसी देखने को मिली। पीबी फिनटेक के भी रिजल्ट्स आए अविनाश जी, मैं आपसे उस पर भी राय लूंगा पॉलिसी बाजार पर, लेकिन उससे पहले वागले साहब भी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, तो वागले साहब का पहले स्वागत कर लिया जाए। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है वेदांता। मुझे मेटल स्पेस में स्ट्रेंथ दिखती है। 365 का बंद है, मेरा 361 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है आज और कल में एक मूव आनी चाहिए 375 की तरफ। ये ट्रेडिंग बाउंस माना जाएगा और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हो एक महीने 1.5 महीने का, तो ये 400 सवा 400 तक स्टॉक जाना चाहिए। ओके, 400 सवा 400 तक की तैयारी वेदांता की, बड़े लंबे समय बाद बढ़िया ब्रेकआउट वेदांता में भी आता हुआ दिख रहा है। पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक, ये कब, पता नहीं इन कंपनियों के रिजल्ट से ऐसे तो वैसे ही मार पड़ रही है नए जमाने की कंपनियों का। आय अच्छी बढ़ी है, टॉप लाइन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, 73%, 73% बढ़कर आया। कामकाजी नुकसान 318 करोड़, जिसमें ईसॉप्स का एडजस्टमेंट है, अगर उसको हटा दें तब भी 92 करोड़ का लॉस किया है 2 करोड़ के प्रॉफिट के सामने, और नेट लॉस 298 करोड़ का दिख रहा है। लॉस है हर एक लेवल पर, ऑपरेशनल भी और नेट लेवल पर भी। अविनाश जी क्या करें? अनिल जी, रिजल्ट्स तो डेफिनेटली खराब है और एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, लेकिन मैं एक डेटा आपको देना चाहता हूं कि ओवरऑल जो इंश्योरेंस मार्केट इंडिया में है उसका करीबन 2 से 3% ही ऑनलाइन मार्केट से आता है। तो अगर हम पोटेंशियल देखें ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट का तो वो तेजी से बढ़ रहा है। अभी काफी लोग हैं जो ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो आने वाले 3-4 सालों के लिए अगर किसी को निवेश करना है तो एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे पॉलिसी बाजार एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस एग्रीगेटर है। अभी हाल ही में इन्होंने LIC के साथ करार किया है कि उनकी पॉलिसीज भी ये बेचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर किसी को 3 से 4 साल का नजरिया तो ही ऐसे कंपनीज में निवेश करे, क्योंकि ये न्यू एज की कंपनीज है। यहाँ पे जो फ्रंट एंड फिक्स कॉस्ट है वो काफी सिग्निफिकेंट है और हमको नहीं लग रहा है कि कम से कम एटलीस्ट नियर टर्म में कम से कम 1.5-2 साल के लिए कोई प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा बदलाव आएगा। आपको सिर्फ ये कंपनीज प्राइस टू सेल्स के वैल्यूएशन पे ही देखना पड़ेगा और जिनकी लंबी अवधि है वही इसमें निवेश करे। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि नंबर्स में कोई इंप्रूवमेंट आने की अपेक्षा रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं काफी पॉजिटिव हूँ। हमको लग रहा है कि जैसे जैसे ऑनलाइन का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली पॉलिसी बाजार को फायदा होगा, बट ऑब्वियसली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना है। शॉर्ट टर्म नेगेटिव, लॉन्ग टर्म ठीक है, अगर है तो रख सकते हैं। ये आपके लिए है पॉलिसी बाजार पर राय अविनाश जी की तरफ से। आइए अब करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।